Good morning and welcome student. Our today's topic is business environment part 3. Okay, and this is the last part from the first chapter. So here we have to understand the concept of business environment. This concept or topic you have learned in FY BCom. So this is the definition. According, there are various definition. I have quote here Keith Davis definition. According to him, what is business environment? Environment of business means the aggregate of all conditions, events, and influences that surround and affect it. तो aggregate किसका कंडीशंस इवेंट्स एंड उसका इन्फ्लुएंस जो बिजनेस के सराउंड में होता है और उसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है. सो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो कंपोनेंट आपको मालूम है कि ये कौन कौन से कंडीशंस इवेंट है. दिस आर द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Now features of business environment. These are the features. Business environment is dynamic. Dynamic means what? Yes, what is dynamic? It changes. There is no stability. Business environment. Yes, Gulam, very good. Keeps on changing. Yes, Jyoti. तो business environment keeps on changing. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कस्टमर्स है ना, सप्लायर्स है. तो जो भी कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, नीड, रिक्वायरमेंट, फैशन चेंज होते रहता है. देन गवर्नमेंट का पॉलिसी बिजनेस रिलेटेड चेंज होते रहता है. इंटरनेशनल पॉलिसी चेंज होते रहता है. डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन भी चेंज होते रहता है. Rutu Parna, are you sharing screen? If so, I am not able to see. थोड़ा क्या रिमूव होके फिर से ज्वाइन करो ऋतुपर्णा, तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा. ओके, बाकी सबको दिखाई दे रहा है. यस, खुद को रिमूव करो और फिर से ज्वाइन करो ऋतुपर्णा. ओके, तो डायनामिक है. यू गॉट इट, वेरी गुड. नाउ सेकंड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है. तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो उसमें हमने माइक्रो एंड मैक्रो ऐसा क्लासिफिकेशन किया है ना. तो माइक्रो फैक्टर्स जो है तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वो स्मॉल फैक्टर्स है, जैसे कि कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, डीलर्स है. तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे. और जो मैक्रो है, जैसे कि मैक्रो में क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक है, टेक्नोलॉजी है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है. तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. क्लियर. तो माइक्रो फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट, मैक्रो फैक्टर्स का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. देन नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो है इंटरनल भी है, एक्सटर्नल. इंटरनल मीन्स व्हाट? यस, इंटरनल फैक्टर्स मीन्स व्हाट? ये कहाँ पे होते हैं? फास्ट स्टूडेंट्स. इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं और एक्सटर्नल जो है अनकंट्रोल होते हैं. तो इंटरनल कंट्रोलेबल क्यों है? क्योंकि ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. यस, विद इन कंपनी. यस ज्योति मिश्रा, गुड. तो विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंट्रोल में होता है. हमारे जो भी वीकनेसेस है हम रिमूव कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं. लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर है. अगर हम उनको कंट्रोल या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंज या थ्रेट बन जाते हैं. ओके. देन नेक्स्ट देखो, इंसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस. तो ये जो
ये जो कंडीशंस है, इवेंट्स है, तो ये सब बिजनेस पे फेवरेबल या फिर इनफेवरेबल अफेक्ट करते ही रहेंगे। बिजनेस इनके बिना काम या वर्किंग फंक्शनिंग नहीं कर सकता है। देखो, कस्टमर से तभी बिजनेस चलेगा। जो भी बिजनेस बनाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के लिए होता है। सप्लायर्स वो सब रहेंगे, तभी कस्टम बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाएगा। डीलर्स रहेंगे, तभी गुड्स कंपनी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये क्या है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट से सेपरेट नहीं हो सकता है या फंक्शनिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर, सॉरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो देखो, डायनेमिक बोला मैंने और कॉम्प्लेक्स सेम ही मीनिंग है। तो ये जो डायनेमिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जो चेंजिंग हो रहा है तो वो आपको अनप्रेडिक्टेबल है। हम प्रेडिक्ट जो भी कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि एज इट इज़ ही होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो जो भी चेंजेस होते हैं तो उसको प्रेडिक्ट करना, एज इट इज प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन तो करते ही है, बट एज इट इज प्रेडिक्ट करना क्या बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देन मल्टी डायमेंशनल मीन्स व्हाट, मल्टी डायमेंशनल फेवरेबल भी इम्पैक्ट होता है और निगेटिव, अगर हम प्रॉपर उसको हैंडल नहीं करेंगे तो निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव डिसीजन। तो फर्स्ट मूव करना, इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, एंटर इनटू न्यू मार्केट, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये सब क्या है, फर्स्ट मूव है। इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज लाना, इट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिसीजन। और रिएक्टिव क्या है, किसी के मुंह पे एक्शन देना कि कॉम्पिटिटर का पॉलिसी ये है तो हमारा भी पॉलिसी ऐसा ही रहेगा, मार्केट में ये सिचुएशन चल रहा है तो हम भी वैसा ही डिसीजन लेंगे। इट इज कॉल्ड रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है। देन है रेगुलेट स्कोप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का स्कोप जो है वो रेगुलेशंस उसको रेस्ट्रिक्शंस करते हैं। जैसे कि सर्टन प्रोडक्ट्स जो है वो पब्लिकली क्या उसका एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे कि लीकर प्रोडक्ट है जो पब्लिक हेल्थ के लिए, हम क्या बोलेंगे, पब्लिक पॉलिसी के लिए जो अफेक्ट करता है, तो उसका क्या ओपनली या फिर सर्टन गवर्नमेंट चैनल पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। तो बिजनेस का स्कोप जो है वो रेगुलेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हैव यू गॉट ऑल दिस फीचर्स? एनी डाउट? कोई पॉइंट नहीं समझा, ऐसा कुछ है बच्चों? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? यस गुलाम? नो मैम। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो। यस, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एज यू नो, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है देखो उसमें, मैनेजमेंट, फिलोसॉफी। तो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सी हियर, क्या क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, एंड इट इज इन कंट्रोल। जैसे अभी हमने बोला कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो अगर ये सब हमारे पास प्रॉपर है, एडिक्वेट है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, और इसमें लैकिंग है तो ये हमारा वीकनेस रहेगा। ओके, तो मैनेजमेंट फिलोसॉफी। तो मैनेजमेंट फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इज व्हाट, अपना थॉट होता है, राइट। तो अगर मैनेजमेंट मॉडर्न अप्रोच से अडॉप्ट करता है तो ऑब्वियसली गिव स्कोप टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, राइट। और वही अगर हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, आई थिंक मैंने स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? यस स्टूडेंट, देखो मैनेजमेंट का फिलॉसफी जो है वो बिजनेस का वर्किंग जो है उस पर
इन्फ्लुएंस करती है। तो मैनेजमेंट अगर ट्रेडिशनल फिलॉसफी है, ट्रेडिशनल थॉट है कि जैसे हमने यस्टरडे देखा था ना, स्टेबल ग्रोथ, बस अभी इतना ग्रोथ किया है, इसके आगे नहीं जाना है, जो भी पोजीशन अचीव किया है उसको होल्ड करके रखते हैं, मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ये बिजनेस का स्कोप नहीं बढ़ने देंगे। और वही प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट किया है, देन दे गो फॉर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन, नया नया स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट फिलॉसफी। देन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मिशन आपको समझ में आ गया है। तो मिशन वही स्टेटमेंट है जिसके लिए बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, और बिजनेस उसके लाइफ टाइम में जो अचीव करना चाहता है, दैट इज द मिशन। तो मिशन अचीव करने के लिए वही ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, राइट। एंड ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए फिर प्लान्स बनाए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करें। तो वो है प्लान्स एंड पॉलिसीज। ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारे पास जो रिसोर्स ह्यूमन है, हमारे एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो एज पर द टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस, अगर स्किलफुल चाहिए, सेमी स्किल चाहिए, तो अगर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स रहेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है और बिजनेस को सक्सेस में लेके जाएगा। ओके, देन फिजिकल रिसोर्स में क्या क्या है, वही मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, तो ये सब फर्नीचर, फिटिंग, ये सब फिजिकल रिसोर्सेस है। अगेन अगर ये एडिक्वेट है, कनक अगारी, यस। तो ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी मीन्स व्हाट, वही उनका नॉलेज, स्किल, नेचर बिजनेस के लिए फेवरेबल होना चाहिए। तो ये कैसे डेवलप होता है कनक, यस, नॉलेज, स्किल, नेचर, ट्रेनिंग से। तो ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग करके उनका स्किल, नॉलेज बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो फिजिकल रिसोर्स क्या है, फर्नीचर, फिटिंग, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन। तो ये एडिक्वेट रहेगा तो हमारा स्ट्रेंथ है, और इनएडिक्वेट रहेगा तो क्या है, उसको हम बोलेंगे यस, वीकनेसेस। देन फाइनेंशियल रिसोर्स। तो फाइनेंस तो इसेंशियल है, बिना फाइनेंस के आप बिजनेस रन नहीं कर सकते हो, नया नया स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर या एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स होना जरूरी है। देन कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज, कौन से कंपनी का इमेज बनता है, यस स्टूडेंट, ये कंपनी का इमेज कैसे बनता है, यस, फास्ट, इमेज कैसे बनता है, यस, आंसर इट। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है तो कॉर्पोरेट इमेज बन जाता है कि ये बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस, कंपनी के परफॉर्मेंस से, वेरी गुड कनक। तो अगर हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस से, तौफीक क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, सोनम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो देखो, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बेस्ट रहेगा, मीन्स कंपनी सक्सेस में चल रही है, तो कंपनी जो है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि अभी क्या बोला तौफीक ने, क्या बोला, क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये कस्टमर्स के लिए जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो फुलफिल कर पाएगी, राइट। कंपनी का सक्सेस चल रहा है तो कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट देगी और रीजनेबल प्राइस में देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन कंपनी सक्सेस में चल रही है, शेयर होल्डर्स जो है उनको प्रॉपर डिविडेंड मिलेगा, राइट, उनका नेटवर्थ बढ़ जाएगा। देन जो सप्लायर्स है, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनको भी उनके ड्यूज मिलते रहेंगे टाइमली, जो भी पेमेंट है वो मिलता रहेगा। तो उनके सबके माइंड में, एंड कंपनी सोसाइटी के लिए सीएसआर करेगी, तो सबके माइंड में कंपनी के लिए एक बेस्ट इमेज बन जाता है। ओके, देन लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस ऑब्वियसली एक्सलेंट होने चाहिए, कॉर्डियल होने चाहिए। मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लेना है तो लेबर से सजेशन इनवाइट करना चाहिए, राइट। तो लेबर भी अपना ही काम समझ के
उसमें इन अपना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। देन अदर फैक्टर्स क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ प्रॉपर होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स है, मैट्रिक्स है, लाइन है, तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए एज पर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स है, इसमें अगर कुछ लैकिंग रहेगा तो वीकनेस हो जाएगा, एंड जो भी है एडिक्वेट सफिशिएंट रहेगा तो स्ट्रेंथ कहा जाएगा। नाउ मूव टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स व्हाट? यस, माइक्रो मीन्स व्हाट? Small. स्मॉल। ओके, स्पीकर को अनम्यूट मत करो, सबके लिए आप टाइप करो तो सबको दिखाई देता है। ओके, गुड। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड दूसरा है मैक्रो। ऑब्वियसली अभी ये क्या हो जाएगा, लार्ज। एक स्मॉल है तो दूसरा लार्ज। तो स्मॉल स्मॉल यूनिट क्या है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, चैनल इंटरमीडियरीज है, सोसाइटी है। ओके, तो ये सब अभी आपको मालूम हो गया है। देन मैक्रो में क्या है, डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सेगमेंट कैसे क्लासिफिकेशन है पॉपुलेशन का, बताओ। यस, पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका साइज, डेंसिटी, लिटरेसी रेट कैसा है पॉपुलेशन का, राइट, सेक्स रेशियो मेल फीमेल कितना है, रूरल में कितने हैं, अर्बन में। यस ज्योति, एज वाइज, वेरी गुड। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सा है, देन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है। देन नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, वही नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। देन पोल्यूशन, रिसोर्सेज का पोल्यूशन, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है वो अपने कंट्री में कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, अदर कंट्रीज में कौन सा चल रहा है। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो बिजनेस के लिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस के लिए जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है वो बनाती है, राइट। तो एक पार्टी ने अगर कोई पॉलिसी बनाया है और वो पार्टी 2 साल में चली गई, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली उसको अडॉप्ट करता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस का अडॉप्ट करना इतना भी इजी नहीं होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ता है। तो वो अडॉप्ट कर दिया, देन पॉलिटिकल पार्टी 2 साल के बाद बदल गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो लोग अपना पॉलिसी इनिशिएट करेंगे। तो ये जो डिस्टरबेंस है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं। देन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में क्या है, कल्चर है उस रीजन का, उस कंट्री का, ट्रेडिशंस है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, लाइफ स्टाइल्स है। तो ये सब क्योंकि इसी से अकॉर्डिंग उस सोसाइटी का, पर्टिकुलर सोसाइटी का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स होता है। तो ये सब बिजनेस पे अफेक्ट करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब कंसीडर करके ही गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर गुड्स अवेलेबल भी करना पड़ता है। पर्टिकुलर रीजन में अगर हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो उनके फेस्टिवल कौन कौन से हैं, उनके ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं, वो किसको शुभ अशुभ मानते हैं, कलर हो या वर्ड हो, तो वो सब ध्यान कंसीडर करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट, तो जो भी आप बिजनेस लॉ पढ़े हुए हो तो लीगल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट की बिजनेस करना है तो पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड कौन कौन से लॉज है उन सब का बिजनेस फर्म को अप टू डेट, ये जो भी अमेंडमेंट हो रहा है वो सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके,
एंड देन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो जो इंटरनेशनल या एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, जहाँ पे हमें गुड्स हमारा एक्सपोर्ट करना है या हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी वहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं या उनके जो बिजनेस पॉलिसीज़ है उसका अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। सो these are the components of environment। ओके, तो इसमें से आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझा बच्चों? यस, यस, फास्ट। शैल वी मूव फर्दर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस मास्टर्स, आप मास्टर्स के बच्चे हो? यस सोनल, ओके, गुड गुड। रिस्पॉन्ड करो, सब सो गए क्या? तौफीक, यस, रिस्पॉन्ड करते रहो। शॉर्ट एनालिसिस, यस पूनम, काजल, ज्योति, किरदार, अंसारी, वेरी गुड। शॉर्ट एनालिसिस, you know this concept also। तो S for, yes, S for strength, very good। W, yes, weaknesses, very good ज्योति, साक्षी। O, opportunity, and T for, yes, सोनल, ज्योति, कनक, वेरी गुड। थ्रेड, साक्षी, ज्योति, तौफिक, ओके, गुड गुड सोनल, कनक। नाउ तो शॉर्ट एनालिसिस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ कितना है, जो स्ट्रेंथ नहीं है वो हमारा वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है अगर वो ग्रैब नहीं करते तो वही हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा। तो इसका एनालिसिस करना, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस। Okay, now our point is importance of environmental scanning। हम SWOT analysis करते हैं मीन्स environment को स्कैन करते हैं कि वो जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो वो हमारे लिए स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटीज़ है ये देखना है या फिर वीकनेस या थ्रेट है, उसका हम स्कैनिंग करते हैं। तो उस इम्पोर्टेंस से क्या बेनिफिट होता है, तो वही सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ पता चलता है, या देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, हमारे वीकनेसेस क्या क्या है वो भी हमें पता चलता है। अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलता है। ओके, देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करने से अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी नया आया है तो वो हमें फेवरेबल है, कस्टमर का या फिर मार्केट में जो भी फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस जो भी अभी चेंज हुआ है तो वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स पता चलता है। थ्रेट्स क्या है, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ उसको नहीं समझेंगे तो हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि अदर उसमें बिजनेस करेंगे और हम वही हमारा पुराना वाला पकड़ के रखेंगे, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे तो हमारे प्रोडक्ट को डिमांड नहीं रहेगा, प्रोडक्ट या सर्विस को, तो वो थ्रेट हो जाएगा। ओके, देन इफेक्टिव प्लानिंग, अगर हमें ये सब पता चलता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, तो पॉसिबल है कि हम बिजनेस के लिए इफेक्टिव प्लानिंग, जो प्लानिंग करेंगे वो इफेक्टिव ही रहेगा। ओके, तो जो भी प्लानिंग किया है हमें अगर ये पता चलेगा तो हमें समझ में आ जाता है कि हम बिजनेस कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। देन प्लानिंग अकॉर्डिंग फिर रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना है, जो भी रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस है प्लानिंग हमने किया है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या हमें इम्प्रूव करना है, ये सब करके हमने प्लानिंग किया है और अभी उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे और रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करेंगे।
जितना रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वही अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका ऑप्टिमम यूज होता है। देन नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वर्ड कि हमें ये अगर हमारा ये प्रॉपर स्टडी होता है ना, तो हम अपने ऑपरेशंस जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ये जो है वो क्या है, डायनामिक है, उसमें चेंज होता रहेगा। तो हम पहले से ही रेडी रहते हैं कि चेंजेस होते रहेंगे, तो हम भी अपने 2-3 प्लान रेडी रखते हैं। तो और जैसे ही चेंज होता है तो अपना एक्टिविटीज़ भी, यस ज्योति, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो हम भी फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ करते हैं। नाइस नाइस। देन नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो वही कि अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो पॉसिबल है कि हम बिजनेस सक्सेसफुली करेंगे। हम अगर चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, हम अपने एक्टिविटीज़ भी चेंज करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, बिजनेस सर्वाइव भी करेगा। ये अपना थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव में से एक है ना, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो एफवाई में पढ़ा है। तो ये थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव कि आपको पहले इसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, बिजनेस सर्वाइव करना है, तभी आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, फर्स्ट है तो सर्वाइव। तो प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो सर्वाइव भी पॉसिबल है, और बिजनेस आपका सर्वाइव करेगा तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट मूव जो होगा वो ग्रोथ रहेगा। देन कॉरपोरेट इमेज। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस की वजह से आपका बिजनेस सक्सेस में चलेगा, आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव, बिजनेस का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा, तो कॉरपोरेट इमेज भी बन जाता है। देन इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू लाना। तो आपका प्रॉपर स्टडी है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, आप नया आइडिया, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। देन मोटिवेशन। तो एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेट होते हैं, यस बताओ, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट कैसे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, यस स्टूडेंट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, यस एम्प्लॉयज़ को बोनस चाहिए, यस कनर, तौफीक, बोनस चाहिए, यस सोनम, रिवार्ड्स, वेरी गुड, इंसेंटिव्स, नाइस ऐश्वर्या, साक्षी, मॉनेटरी एंड incentives. नॉन मॉनेटरी, यस इंसेंटिव, साक्षी, ऋतिक, इम्प्रूव सैलरी, दीक्षा, इंसेंटिव्स, वेरी गुड, नाइस नाइस। तो अगर हमारा बिजनेस सक्सेस में रहेगा, देखो सर्वाइव, ग्रोथ करेगा, परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को भी उसका क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि जो भी सक्सेस चलता है उसमें एम्प्लॉयज़ का भी कंट्रीब्यूशन होता है। यस गुलाम काजी, और एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी देखेंगे, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली फंक्शनिंग अच्छा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एंड जैसे कि गुलाम ने कहा कि उनके वेलफेयर या उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए नए नए पॉलिसीज़ हम स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यस कोई बोर नहीं हो रहा है ना, सोनल, यस ज्योति मिश्रा, नो डाउट, सोनम, नो डाउट, ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना। यस ओके, गुड गुड। ओके, सो दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। अभी हमने देखा कि एनवायरनमेंट एनालिसिस करना है। यस नम्रता पाटिल, कनक, प्रतीक्षा, पूनम, वेरी गुड गुड, यू ऑल आर वेरी एनर्जेटिक स्टूडेंट, नाइस। हाँ, तो ऐसे ही मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं, वेरी गुड। टेक्निक्स ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। एनवायरनमेंट एनालिसिस अभी हमने देखा, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसको हम शॉर्ट एनालिसिस या शॉक भी बोलते हैं, थ्रेट या तो चैलेंजेस बोलते हैं, राइट। तो उनके टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ओके, सो वेरियस टेक्निक्स है।
लेट वी सी वन बाय वन। तो देखो एक फ्लावर का इमेज में मैंने पीपीटी बनाया है, तो आपको टेक्निक प्रॉपर आप उसको ध्यान में रख पाओगे। ओके, सो इन दैट फर्स्ट वन इज फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग आपको इसका मीनिंग मालूम है, राइट? फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट? यस, फोरकास्टिंग करना, प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में क्या चेंजेस या अपना मार्केट जो भी जिससे रिलेटेड आप करते हो तो उसका फ्यूचर आप नहीं, फोरकास्टिंग मतलब वही एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना कि ऐसा ऐसा हो सकता है, राइट? तो आप फोरकास्टिंग तभी करोगे जब आपके पास करंट या पास्ट परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन रहेगा कि 5 ईयर में हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं, राइट? तो एनालिसिस करते हैं इस ईयर का इतना है, सपोज 2018 का इतना हमारा शेयर है, 2019 का इतना है, 2020 का इतना है। तो अगर हमें समझ में आ गया कि एवरी ईयर अगर हम 2% ग्रोथ कर रहे हैं, एवरी ईयर 2% बढ़ रहा है हमारा, तो हम 5 ईयर के बाद कितना कर सकते हैं, 2025 में कितना ग्रोथ हो सकता है, उसका हम एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। क्लियर? फोरकास्टिंग समझ में आ गया? तो वही टू फोरकास्टिंग जो करना है तो उसके लिए टू मेथड है, क्वालिटेटिव एंड दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या है कि हमारा जो क्या बोलेंगे, जो भी एक्सपर्ट है उनका ओपिनियन लेना, मीन्स व्हाट, सर्टन टेक्निक यूज़ करना, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस है। टाइम सीरीज मतलब वही मैंने अभी आपको बोला ना कि 18 में इतना था, 19 में इतना, 20 में इतना, तो 21, 22, 25 का करना, टाइम सीरीज का एनालिसिस। या फिर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल आपको मालूम है बिजनेस का, इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। टेक्निक कितने हैं? दो टेक्निक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी किसको बोलते हैं? यस, क्वालिटी। यस स्टूडेंट, क्वालिटेटिव टेक्निक ओपिनियन, वेरी गुड ज्योति। एंड क्वांटिटी, यस क्वांटिटी टाइम सीरीज एनालिसिस है। यस सोनम गुप्ता, टाइम सीरीज है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो ये टेक्निक यूज़ करके जो फोरकास्टिंग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्लियर? फोरकास्टिंग समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है सिनारियो। अभी सिनारियो बनाना। सिनारियो में क्या होता है कि जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं और उस फ्यूचर डेवलपमेंट से रिलेटेड, देखो रिसेंट का कुछ नहीं है, फ्यूचर डेवलपमेंट जो होने वाले हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके सीन बनाना, उसके इमेजिनेशन बनाना, इट इज़ कॉल्ड सिनारियो। कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया अपने कंट्री में बिजनेस सेटअप करने, अपना एजुकेशन सेक्टर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया तो फिर क्या हो सकता है? तो वही प्रोफेसर कॉम्पिटेंट या टैलेंटेड प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे, फॉरेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे अपने यूनिवर्सिटी में, फिर उसका लैकिंग हो जाएगा। या फिर दूसरा सिनारियो कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो पहले जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते थे वो अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। या फिर ऐसा रहेगा कि कॉरपोरेट फर्म्स जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए बच्चों को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कर देगी। तो ऐसे सिनारियो बनाना, मीन्स देखो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई है क्या? नहीं आई है, बट
उससे रिलेटेड सिनारियो की फर्दर ऐसा चेंज होगा तो उसके ये इम्पैक्ट हो जाएंगे। ऐसा जो इमेजिनेशन टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं? सिनारियो टेक्निक। गॉट इट? ये समझ में आ गया सिनारियो आपको? यस बच्चों? ज्योति, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है स्पाई। स्पाई समझते हो ना आप? यस प्रतीक्षा, किरदार। स्पाई क्या है? यस, स्पाई किसको बोलते हैं? जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, अरे जिस जासूस, वाओ प्रेरणा, वेरी गुड, नाइस वर्ड। टू गैदर इंफॉर्मेशन सीक्रेटली, यस साक्षी, ट्राई टू गेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, डिटेक्टिव, यस ज्योति। हाइड रहता है, ये छुपा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है। तो आपने मूवीज में भी, पुराने मूवीज में या तो रिसेंट अपना बाहुबली में भी देखा होगा कि कैसे एक कंट्री की या एक राजा की इंफॉर्मेशन दूसरे राजा को प्रोवाइड किया जाता है कि वो उस पर अटैक करता है, राइट? तो ऐसा ही बिजनेस में भी स्पाइंग टेक्निक होता है। या तो हम अपना कोई पर्सन उस दूसरे कॉम्पिटिटर के ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपॉइंट करते हैं, और उससे जो भी कॉम्पिटिटर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने को बोलते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करेगा, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे, राइट? तो स्पाई जो है या तो हमारा एम्प्लॉय वहाँ अपॉइंट करेंगे, या फिर उनका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको थोड़ा इंसेंटिव कुछ दे के ल्यूर करके अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपने लिए उससे इंफॉर्मेशन, यस, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। तो ये स्पाइंग टेक्निक है। इससे क्या होता है, हमें हमारे कॉम्पिटिटर का जो भी वो मार्केट में या बिजनेस सक्सेस के लिए जो भी वो मूव करते हैं पता चल जाता है, तो हम वो इंफॉर्मेशन लेके उनके पहले ही हम अपने बिजनेस बिजनेस में वो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्पाइंग टेक्निक है। देन नेक्स्ट है गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। ओके, तो वर्बल इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, तो ये सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव टेक्निक बोला जाता है। तो वर्बल इंफॉर्मेशन जो भी गैदर करना है, या तो फॉर्मल वे से, फॉर्मल वे मीन्स व्हाट, कि हम मीटिंग कर रहे, सेमिनार कर रहे, वर्कशॉप कर रहे, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, और वहाँ फिर कोई टॉपिक देख के फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करवाते हैं। और इनफॉर्मल वे में क्या है कि जो चल रहा है वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि मीडिया में इंफॉर्मेशन है, ट्रेड जर्नल्स में इंफॉर्मेशन है, बिजनेस मैगजीन में जो इंफॉर्मेशन आया है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देन एम्प्लॉयज़ से कुछ इंफॉर्मेशन लेना, अपना जो सेल्स फोर्स है उनसे इंफॉर्मेशन लेना। देन फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स से, चैनल इंटरमीडियरी, सप्लायर्स। तो ऐसा डिफरेंट वे से इंफॉर्मेशन गैदर करना, गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। ओके, देन ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको MIS बोलते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन, ये इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं? तो इंफॉर्मेशन जो है हमारे कस्टमर रिलेटेड, हमारे स्टेक होल्डर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है तो उसका यूज़ इंटीग्रेटेड किया जाता है, और उसको मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये अपना ही डाटा होता है, हमारे कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट परचेस किया है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कब परचेस करता है, तो ये सब कंप्यूटराइज सेव होता है, या कौन से टाइप के प्रोडक्ट उनको पसंद आते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होता है। दैट इज MIS। देन नेक्स्ट है क्वेस्ट। तो ये क्वेस्ट का फुल फॉर्म QU जो है वो क्विक, QUICK, क्विक के लिए ये QU है। और EST क्या है? ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग
technique, environmental scanning technique. Okay, quick environmental scanning technique, ये है क्वेस्ट। तो ये जो मेथड है ये दिया है बर्ट नानस ने, ये उसका मेथड है। तो वही कि क्विस्ट वे से क्विस्ट क्विकली कैसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर सकते हो। तो सिनारियो में यही बोला गया है कि सिनारियो टेक्निक से ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें 4 स्टेप है। तो 4 स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि आप ऑब्जर्वेशन करो, जो भी इवेंट्स है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस इंडस्ट्री में बोलो या बिजनेस रिलेटेड, तो जो भी चेंजेस हो रहा है तो उसका आप ऑब्जर्वेशन करो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। देन सेकंड स्टेप है कि जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो डेलिबरेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट इश्यूज से कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट क्या बोला, ऑब्जर्वेशन। सेकंड है डेलिबरेशन, डिस्कशन करना। थर्ड स्टेप है उससे रिलेटेड अभी रिपोर्ट बनाना है। जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी डिस्कशन करके जो भी आउटकम आया है, तो उसका फिर रिपोर्ट बनाना है। और रिपोर्ट बना के 3 to 5 सिनारियो लिस्ट आउट करना है। ओके, तो इसमें भी सिनारियो करना है, बट क्या बोला है उन्होंने, ऑब्जर्वेशन करो, देन डेलिबरेशन करो, और जो भी आउटकम है उस पर आप 3 to 4 सिनारियो बना के रिपोर्ट बनाओ। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ स्टेप है आप उस रिपोर्ट को और सिनारियो को रिव्यू करना है। ओके, तो रिव्यू करके हमें अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो अपने बिजनेस के लिए फिजिबल रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है और फ्यूचर एनवायरनमेंट से उसको डील करवाना है। ओके, दिस इज क्वेस्ट, क्विक एनवायरनमेंट एनालिसिस टेक्निक। ओके, अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस। इसमें से कौन सा टेक्निक अभी तक नहीं समझा आपको? यस, यस, कोई टेक्निक रिलेटेड अभी डाउट है आपको? यस स्टूडेंट, नो, वेरी गुड। तो आई थिंक वन टॉपिक बचा हुआ है इसमें से। हाँ, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का भी हमने टेक्निक देखा, इम्पोर्टेंस देखा। अभी ये प्रोसेस क्या है? ओके, ये देखो प्रोसेस कैसे डायरेक्शन दिया है, देखो। हाँ, डिसीजन ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, तो हमने अभी अपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट देखा सबने, राइट? तो वो सब क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, राइट? और वो बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे, ऐसा हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के डेफिनेशन में देखा है, राइट? तो हमने जो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स देखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा, तो क्या वो सब एक साथ हम पे अफेक्ट करते हैं क्या हमारे बिजनेस को? सब एक साथ फेवरेबल है, सब एक साथ अफेक्ट करेंगे, ऐसा रहेगा क्या बच्चों? यस, जितने भी हमने लिस्ट ऑफ देखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा ना, इंटरनल में बहुत बड़ा लिस्ट था, देन एक्सटर्नल में अगेन उसको माइक्रो मैक्रो में क्लासिफाई कर दिया, और आगे बहुत बड़ा लिस्ट बन गया। तो ये सब एक साथ हम पे अफेक्ट करेंगे? यस स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ फैक्टर जो है वो सब अफेक्ट करते हैं क्या एक साथ? यस, नो, नो, वेरी गुड। तो अपना जो बिजनेस का टाइप रहेगा अकॉर्डिंगली वो हम पे अफेक्ट करेंगे ना, राइट? अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है वो हमें अफेक्ट करेगा? यस तौफिक, प्रतीक्षा, दीक्षा, ऋतिक, नो, यस ज्योति। हम सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होने दो, हमें सोचने की ज़रूरत है नहीं है, राइट? तो सपोज हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो लेबर इंटेंसिव ही है, जैसे कि हाथ से कला कुसर वो सब, वैसा हमारा बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट वाला बिजनेस है, राइट? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होगा वो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, राइट? सब आंसर अभी नो नो नहीं नहीं का ही है। वेरी गुड सोनम, दीक्षा, प्रतीक्षा, तौफिक। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमारे नेचर ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर विल अफेक्ट ऑन अवर बिजनेस, राइट? एंड देन उसका एक्सटेंट जो है कि कितने 100% अफेक्ट करेगा, 10% अफेक्ट करेगा, तो वो भी हमें देखना है। ओके, तो विच एंड हाउ मच इंटेंसिटी, कितना एक्सटेंट उसका हमें अफेक्ट करेगा, इसका हमें डिसीजन लेना है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? यस, डिसीजन कैसे लेना है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, तो उसमें से कौन सा और उसका एक्सटेंट कितना होगा, 10% अफेक्ट करेगा, बहुत अफेक्ट सीवर अफेक्ट करेगा, वो भी हमें देखना है। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? हम जो भी यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट डिसाइड किया ना कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का ही हमारे बिजनेस पे अफेक्ट होगा, जो यहाँ पे हमने फैक्टर 2-3 फैक्टर डिसाइड किए हैं, तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो सोर्सेस आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। फॉर्मल सोर्सेस में क्या बोला है कि एम्प्लॉयज़ कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप रिसर्च एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाओ, या जो बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं उनसे मिलेगा, या फिर आपका MIS रिकॉर्ड रहेगा। तो बहुत सारे वेज है। तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट है डिसीजन ऑन टेक्निक्स ऑफ स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अभी हमने 5 टेक्निक्स देखे ना, तो कौन सा टेक्निक यूज़ करके एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना है। ओके, देन नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें सब पता चल गया है कि कहाँ से कौन सा एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, यहाँ पता चल गया है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के सोर्सेस कहाँ से, ये पता चल गया है। यहाँ हमने टेक्निक डिसाइड किया है। अभी हम क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें अपने जो सेल्स स्टाफ रहेगा, रिसर्च स्टाफ रहेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है to collect relevant, accurate and up to date information। ओके, तो यहाँ इंफॉर्मेशन मिल गया। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जो डाटा है, इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, उसका एनालिसिस करना है। देन डाटा एनालिसिस करके हमें पता चल जाता है एनवायरनमेंट रिलेटेड पूरा। देन अभी आपको पॉसिबल हो, समझ में आ जाता है कि आप क्या अचीव कर सकते हो। तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट करना है। देन गैप एनालिसिस करना है। गैप एनालिसिस में क्या है, वही कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है और अभी आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है। तो वो गैप एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, कहाँ तक आपको पहुँचना है। देन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली पर्टिकुलर या सिंगल स्ट्रैटेजी से काम नहीं बनेगा। एनवायरनमेंट और डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, आपने प्रेडिक्ट किया अकॉर्डिंगली ही चेंजेस होगा, नॉट नेसेसरी। तो फ्रेमिंग, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज, देन एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजीज, और फाइनली है आपको क्या करना है, चॉइस ऑफ बेस्ट स्ट्रैटेजी। एनालिसिस के लिए हमने लास्ट पॉइंट किया था, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है,
स्ट्रैटेजी एनालिसिस के लिए? यस स्टूडेंट, फास्ट। स्ट्रैटेजी एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड है? कॉस्ट बेनिफिट मेथड। कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा, देन उससे बेनिफिट कितना होगा। तो ऑब्वियसली लेस कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट वाला स्ट्रैटेजी चॉइस करना है। ओके, so with this we have finished our chapter 1 and we stop here. Thank you student.